हेलो बच्चों। बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। आज हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था। वैसे आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दे कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं वे सब के सब एक्सोथर्मिक होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यस। और इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था बच्चों कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हुए एंडोथर्मिक होते हैं, हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हीट इज रिलीज्ड। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितने भी होते हैं वो आप कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक है। अब आते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल है। Double displacement reactions, those reactions in which two ionic compounds in their solution, those reactions in which two ionic compounds in their solution react by exchange of their ions to form new compounds are called double displacement reactions। मतलब ये है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो आयोनिक कंपाउंड जो है अपने सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में, बच्चों याद पॉइंट टू बी नोटेड, दो आयोनिक कंपाउंड अपने एक्वस फॉर्म में यानी कि अपने सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं। और असल में वो जो रिएक्ट करते हैं उसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, पार्टनर्स एक्सचेंज हो जाते हैं और ताकि वो नए कंपाउंड बना सके। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज रिएक्शंस in which two ionic compounds in their solution react by exchange of their ions, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, by exchange of their ions to form new compounds are called double displacement reactions। double displacement reactions। अब आप देखो जो वे रिएक्शन जिसमें दो आयोनिक कंपाउंड्स अपने सॉल्यूशन में यानी कि एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करते हैं और बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस में आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सके। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे कि रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड इन इट्स एक्वस फॉर्म। बच्चों याद रखिएगा ये आपने बेरियम क्लोराइड जो है एक्वस फॉर्म में रहेगा, एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस फॉर्म में। ओके, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा। तो इन दोनों के बीच रिएक्शन को देखें हम लोग, दोनों आयोनिक कंपाउंड है, बेरियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, क्लोराइड आयन के ऊपर एक माइनस होता है, सोडियम के ऊपर आप जानते हैं कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, अपने सॉल्यूशन में यानी कि एक्वस फॉर्म में आपस में कंबाइन करेंगे और अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस टाइप के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, बेरियम क्लोराइड in its aqueous form react with sodium sulfate in aqueous form। सो अगर देखा जाए बच्चों
तो ये बेरियम के ऊपर 2 प्लस और यहाँ क्लोरीन के 2 आइटम्स होते हैं, दो, एक क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है, नेगेटिव आयंस होते हैं। और अगर यहाँ देखें तो 2 सोडियम है, तो एक सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ओके, तो 2 सोडियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 पॉजिटिव चार्जेस हो गए। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, बेरियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज, और यहाँ सल्फेट हो गया आपका, सल्फेट के ऊपर आप जानते हैं 2 नेगेटिव चार्ज। अब जरा ध्यान दें, ये इसका आयोनिक फॉर्म है, दैट मींस कि ब्रेक डाउन आयंस, ये टूटा हुआ आयंस, ये इसके आयंस टूटे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों आयोनिक कंपाउंड जो है अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज करेंगे। यानी कि बेरियम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सोडियम सल्फेट का जो निगेटिव चार्ज वाला है उसके साथ चला जाएगा, अपने इस निगेटिव वाले के साथ छोड़ देगा, एक्सचेंज करेगा। और सोडियम वाला का जो पॉजिटिव चार्ज है जो सल्फेट के साथ था वो आ जाएगा क्लोराइड के साथ। तो दोनों एक दूसरे को चेंज किया। ये देखिए ये चला गया इसके साथ और ये भाई साहब इसके साथ। अब दोनों ने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज किया, दोनों कंपाउंड के आयंस एक्सचेंज हुए एक दूसरे से। सो क्या बने, ये Ba2+ अगर SO4 के पास देखा जाए तो आपका फॉर्मेशन होगा Ba2+ SO4 2-, ये कंपाउंड बनेगा। और अगर यहां देखा जाए तो ये बनेगा आपका 2Na+ Cl-, यहां 2 यहां भी था तो 2Cl- भी है। तो ये एक नया कंपाउंड बनेगा बच्चों। तो पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए, यानी कि अब इसे आयंस के फॉर्म में ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट बेरियम सल्फेट लिख सकते हैं, प्लस 2 दोनों में है तो 2 आगे लगा देते हैं, NaCl लिख सकते हैं आयंस के फॉर्म को हटा करके। ये NaCl हो गया, 2 आगे लगा दिया तो ये आयंस अब तो आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे, और ये हो गया बेरियम सल्फेट। तो सो फाइनली क्या दिखाई दे रहा है आपको कि बेरियम क्लोराइड का बेरियम आयन सोडियम सल्फेट के सल्फेट आयन के साथ आ गया, और ये जो सोडियम का आयंस है वो क्लोराइड आयंस के साथ आपस में आ गया। तो आयंस आपस में क्या किया, एक्सचेंज किया। तो आपस में एक्सचेंज करके क्या बनाएंगे फाइनली, जो यहां नीचे आपको दिखाई दे रहा है वही रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। आप देखिए बेरियम सल्फेट, दिस इज द व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, व्हाइट PPT, और क्या बनेगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब देखिए BaSO4 बेरियम सल्फेट, और ये क्लोराइड जो है वो सोडियम के साथ आ जाएगा 2NaCl, जो हमने आपको यहां पर करके दिखाया था नीचे। सो आयंस को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरीके से जो है वो रिएक्शन में क्या होता है, पार्टनर्स आयंस एक्सचेंज होते हैं कंपाउंड्स के, आयोनिक कंपाउंड्स। सिमिलरली एक और रिएक्शन देखिए, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर सोडियम क्लोराइड से करें, ये दोनों अपने एक्वस फॉर्म में होंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक्वस फॉर्म में ही होगा बच्चों, और वो भी आयोनिक कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करेंगे तब। आयोनिक कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो कंपाउंड्स आयोनिक हो भी सकता है या। अब देखिए ये Ag सिल्वर और ये क्लोराइड, ये अगर देखा जाए तो ये प्लस में है बच्चों, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। जब ये अपने आयंस में जुटेंगे तो अब पार्टनर एक्सचेंज होंगे, इसका वाला प्लस इसके वाले माइनस के साथ जाएगा, और इसका वाला माइनस इसके वाले प्लस के साथ जाएगा। तो कंपाउंड्स के आयंस क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। सो फाइनली क्या बनेगा, AgCl व्हाइट प्रिसिपिटेट, ये भी है सिल्वर क्लोराइड, और क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, यस सोडियम नाइट्रेट NaNO3, व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, ये बनेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आयोनिक कंपाउंड्स आपस में भाग लेते हैं और अपने आयंस को सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, नए कंपाउंड्स बनाते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
ओके, अब हम लोग देखेंगे बच्चों प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। ये तो बहुत सिंपल है। Those reactions in which precipitation is formed, ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रिसिपिटेशन बनता है, प्रिसिपिटेशन बनता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और आप जानते हैं बच्चों प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट, जब दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं तो प्रिसिपिटेट एक सॉलिड इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है जो कि सेपरेट आउट हो जाता है, वो सॉल्युबल नहीं होता है सॉल्यूशन। जैसे कि एक एग्जांपल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से कंबाइन करें तो ये बनता है आपका कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रिसिपिटेट। कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रिसिपिटेट बनता है और फिर ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये कॉपर सल्फाइड। तो ये कॉपर सल्फाइड का प्रिसिपिटेट बना, तो रिएक्शन कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बीच जो रिएक्शन हुआ तो उसमें एक प्रिसिपिटेट बना, तो इसे आप ऑफकोर्स कह सकते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसके पहले भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन देखा था जिसमें व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ था। सो वो दैट इज आल्सो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, वो भी एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। हर वो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है जिसमें प्रिसिपिटेट बनता है। वो सिल्वर नाइट्रेट का हमने दिखाया था आपको सोडियम क्लोराइड के साथ, जिससे व्हाइट प्रिसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का बना था, वो भी प्रिसिपिटेट था। फिर ये भी है, तो हर वो रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट बनता है उसे हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि स्लैक्ड लाइन से अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं देन कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है बच्चों, व्हाइट पीपीटी और कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सो बैलेंसिंग देख लो जरा एक बार, H2O CaCO3, ओके ठीक है, बैलेंस है। तो आप देख सकते हैं बच्चों की जब स्लैक लाइन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है एंड वाटर। इसलिए स्लैक्ड लाइन का कलर जो है वो मिल्की हो जाता है। स्लैक्ड लाइन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराइएगा तो स्लैक्ड लाइन का कलर मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रिसिपिटेट बनने की वजह से स्लैक्ड लाइन कलरलेस से क्या हो जाता है? मिल्की कलर का हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये लैब के आधार पे हमेशा पूछा जाता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस की कैसे टेस्ट करोगे आप लैब में। आप लैब में कैसे बताओगे कि दिया हुआ गैस CO2 गैस है? तो वेरी सिंपल, आप बोलेंगे कि दिया हुआ गैस जो है अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम उसे स्लैक्ड लाइन से पास आउट करेंगे। स्लैक्ड लाइन लैब में होगा, हम उसे स्लैक्ड लाइन से पास आउट करेंगे उस गैस को। अगर उस स्लैक्ड लाइन का कलर कलरलेस से मिल्की हो गया तो हम समझ जाएंगे कि दिया हुआ गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि स्लैक्ड लाइन कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन किया तभी जाके व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो मिल्की हो गया। So carbon dioxide turns slacked line to milky due to the formation of calcium carbonate। तो लैब का ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि कैसे आप बताओगे CO2 के प्रेजेंस मौजूदगी आप कैसे दिखाओगे लैब में। तो वेरी सिंपल, आप बोल सकते हैं कि दिया हुआ गैस यानी कि CO2 को हम लोग स्लैक्ड लाइन से पास कराएंगे। अगर स्लैक्ड लाइन का कलर कलरलेस से मिल्की हो गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो CO2 गैस ही है, क्योंकि स्लैक्ड लाइन का कलर मिल्की तब हुआ जब कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रिसिपिटेट बना। इसी की वजह से कलर जो है वो ऐसे चेंज हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्योंकि व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो वाटर बना है बच्चों,
अगर आप कंटिन्यू करते रहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते रहिएगा, इफ यू आर कंटिन्यूइंग टू पास द CO2, आप कंटिन्यू पास करा रहे हैं CO2 को लगातार, तो सबसे पहले आप स्लैक लाइन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करें, तो आपको क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, यानी कि स्लैक लाइन व्हाइट कलर में टर्न हो गया, मिल्की हो गया, दूधिया कलर का हो गया। और ये जो प्रोडक्ट है, अब फिर भी आप कंटिन्यू पास कराए जा रहे हैं CO2 को, तो फिर ये दोनों के साथ CO2 कंटिन्यू पास करते रहेगा, तो पता है फाइनली क्या होता है? वो फिर से जो मिल्की कलर में स्लैक लाइन चेंज हुआ था, वो फिर से कलरलेस हो जाता है, क्योंकि अभी शुरू में तो ये इनसॉल्युबल था, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ था, जिसके वजह से वो स्लैक लाइन व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्यूशन में घुलता ही नहीं है, तो व्हाइट कलर दिखाता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू पास कराते रहे CO2 गैस, तो ये प्रोडक्ट से CO2 गैस कंटिन्यू रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है बच्चों, विच इज सॉल्युबल इन द सॉल्यूशन। ये जो बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है, ये सॉल्युबल कंपाउंड है सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में। और आप देखिए इसके बैलेंसिंग को, CaHCO3 होल 2 H, ठीक है, CO3 2 CO3 दो CO3 हो गया, बैलेंस्ड है बच्चों के, तो ये सॉल्युबल बनता है और हम लोग इसे बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के वजह से जो है वो फिर से कलरलेस हो जाता है मिल्की से। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर हम लोग स्लैक्ड लाइन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं, तो स्लैक्ड लाइन का कलर मिल्की में टर्न हो जाता है, कलरलेस से मिल्की में टर्न हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ insoluble white precipitate of calcium carbonate. If we are continuing to pass CO2, अगर हम लोग कंटिन्यू पास करा रहे हैं CO2 को, then जो कलर है वो फिर से मिल्की कलर से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ soluble calcium bicarbonate। फिर से वो कलरलेस हो जाएगा बैक, अगर कंटिन्यू करा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि व्हाइट वॉशिंग में जो है, व्हाइट वॉशिंग में यही प्रोसेस होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। सबसे पहले हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को, जो चूना पत्थर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, तो वाटर में डालने के बाद ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जब हम लोग चूना पत्थर जो मार्केट से खरीद कर लाते हैं क्विक लाइम, उसे वाटर में डालते हैं तो काफी हीट भी रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये बन जाता है स्लैक्ड लाइम। अब ये स्लैक्ड लाइम का जो मिश्रण बनता है और हम लोग वॉल पे उसके लगाते हैं, वॉल पे हम लोग उसे पेंट करना शुरू करते हैं, तो यही स्लैक्ड लाइम बच्चों जो वॉल पे लग रहा है लिक्विड फॉर्म में, तो ये एयर में मौजूद CO2 से क्या करता है? एयर में मौजूद CO2 से रिएक्ट करता है। तो एयर में मौजूद CO2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, जिसके वजह से धीरे धीरे वॉल जो है व्हाइट दिखना शुरू होता है। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, स्लोली स्लैक्ड लाइन एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर। तो यही कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से व्हाइट वॉशिंग में चूने का जो है यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का जो है व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाइट वॉशिंग कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग क्विक लाइम मार्केट से खरीद के लाते हैं, दैट इज द क्विक लाइम CaO, उसे हम लोग पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद आपने रियलाइज किया होगा वो खौलता है, यानी कि बॉइल करने लगता है, काफी हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वो क्या बन जाता है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जब अप्लाई करते हैं तो वॉल पर, तो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके फिर वो वॉल जो है व्हाइट हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके वजह से अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे हम लोग। इसके बाद रेडॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन आप बचपन में भी पढ़ा है, दैट मींस कि 8th क्लास में, सॉरी 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ये तो आपको याद होगा बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस जिसमें एक बेस एक एसिड से रिएक्ट करके साल्ट या साल्ट एंड वाटर बनाता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनता है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि कोई एसिड जब किसी बेस के साथ कंबाइन करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए एसिड की जगह पर HCl ले लेते हैं, डाइल्यूट HCl, और बेस की जगह पर NaOH ले लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, दोनों आपस में कंबाइन करें तो साल्ट बनेगा NaCl प्लस वाटर बनेगा H2, ठीक है ना यार, NaCl प्लस वाटर। ये दिस इज द एसिड, दिस इज द बेस, दोनों आपस में रिएक्ट किया तो दिस इज द साल्ट एंड दिस इज द वाटर, ये फॉर्मेशन हुआ। वैसे ही आप रिएक्शन कोई दूसरा करा सकते हैं, कोई एसिड आप H2SO4 ले सकते हैं, प्लस कोई आप NaOH रिएक्शन कराइए बेस के साथ, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट बनेगा, प्लस Na2SO4 प्लस वाटर, यस H2O। यहां पर सोडियम को यहां 2 लगाना होगा, देन SO4 सोडियम 2 हो गया, H2O, यहां पर 2 हाइड्रोजन और यहां पर 2 हाइड्रोजन 4, यानी कि यहां पर 2 लगा, ओके, बैलेंस्ड। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एसिड ये बेस से रिएक्ट किया तो साल्ट एंड वाटर बना, सोडियम सल्फेट साल्ट है और ये वाटर बना। इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको ये देख के नहीं लगता कि दिस इज आल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ये देखिए, ये एक्वस फॉर्म में आयोनिक, ये एक्वस फॉर्म है और ये कंपाउंड बना नया। सो क्या किया, इसमें आयंस एक्सचेंज किए बच्चों, ये H ये OH के साथ, यानी कि ये प्लस ये माइनस के साथ H2O बन गया, ये Na प्लस ये Cl माइनस, ये आपस में एक्सचेंज किए अपने आयंस को। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी आप बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी है भाई एक्सचेंज ऑफ आयन से जो है वो नए कंपाउंड्स बनते हैं। HCl plus KOH, this is the acid, this is the base, so a salt is formed, KCl, potassium chloride and water, neutralization reaction है। अब NaOH plus CH3COOH, ये देखो बच्चों, ये बेस हो गया, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, दिस इज द CH3COOH, दिस इज द एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करे तो एक साल्ट बनता है CH3COO, यहां तक CH3CO ये माइनस टर्म होता है और ये चला जाएगा आपका प्लस वाले टर्म के साथ सोडियम के साथ CH3CO Na प्लस, दिस इज द साल्ट एंड वाटर H2O। अब देख लीजिए CH3CO ये माइनस ये प्लस के टर्म है और ये प्लस के टर्म है, ये माइनस के टर्म है, ये यहां तक माइनस है बच्चों, यहां तक अगर देखा जाए तो ये इसके प्लस के साथ तो CH3CO Na हो गया
तो ये बन गया आपका साल्ट और हम लोग इसे सोडियम एसीटेट बोलते हैं। इस साल्ट को क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। एंड दिस इज द वाटर। ये H प्लस ये OH माइनस दोनों एक साथ हो गया वाटर बन गया। ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम लोग आएंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। ओके, अब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है इससे पहले इसको दो हिस्से में बांटिए जाए। रेडॉक्स, ये देखिए रेड को अलग है, रेडॉक्स यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है प्लस ऑक्सीडेशन भी होता है। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है टुगेदर, एक साथ, वैसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन इन व्हिच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन of substances take place, such type of reaction is known as redox reaction। ऐसे रिएक्शन को redox reaction कहते हैं जिसमें दोनों एक साथ होते हैं, रिडक्शन भी होते हैं और ऑक्सीडेशन भी होते हैं अलग अलग सब्सटेंस। इससे पहले कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक एक समझिए। पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है ऑक्सीडेशन जिसमें इन्वॉल्व होता है पहला गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का लॉस हो जाना, यानी हाइड्रोजन निकल जाना, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का निकल जाना। आप बच्चों क्या बोल रहे थे कि ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाना या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाना। पॉइंट टू बी नोटेड, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होना, यानी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का लॉस हो जाना। इन दोनों केस में हम लोग कहते हैं कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन का मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडक्शन में होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का गेन हो जाना, और दूसरा होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का लॉस हो जाना। सो आप पकड़ सकते हैं बच्चों, आप समझ सकते हैं कि कब रिडक्शन हो रहा है कब ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको पॉइंट याद रखना है सिर्फ कि ऑक्सीडेशन का मतलब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, और जस्ट अपोजिट होगा रिडक्शन में कि किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड हो जाना और ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। इन दोनों केस में रिडक्शन होगा और इन दोनों केस में ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जरा इस रिएक्शन को देखिए। कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर 2 ऑक्साइड। जरा इस रिएक्शन को गौर से देखिए बच्चों कि ये जो कॉपर है ऑक्सीजन से कंबाइन किया, सो कॉपर में यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं कॉपर में यहां ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। कॉपर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में देखिए कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यानी कि कॉपर यहां जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, लिखने का तरीका यही है बच्चों, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन कॉपर का हुआ है, सो कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। अब चलो ये सेकंड वाला रिएक्शन देखिए। इस सेकंड वाले रिएक्शन में
आपको जो भी देखना है आप रिएक्टेंट से देखेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट को मिलाते हुए आप प्रोडक्ट साइड को देखेंगे। तो रिएक्टेंट में क्या दिखाई दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉपर और वाटर। तो जरा इस रिएक्टेंट का पोजीशन देखिए कि पहले क्या था और बाद में क्या हो गया, यानी कि रिएक्टेंट में क्या पोजीशन था और प्रोडक्ट में उसका क्या पोजीशन है। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस हो गया। ये देखिए शुरू में कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन था, यहाँ पर दिख रहा है आपको, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कॉपर से ऑक्सीजन हट चुका है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब आप बताओ लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन को, रिडक्शन। तो ये कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है भाई रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अब ये हाइड्रोजन के साथ देखिए, ये हाइड्रोजन पहले सिंगल था, प्रोडक्ट साइड में देखिए वाटर बन चुका है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। हाइड्रोजन में क्या ऐड हो चुका है, ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, यानी कि कॉपर ऑक्साइड इज reduced to कॉपर ऑक्साइड इज reduced to कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर में बदल गया। और यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड किस में हो रहा है, हाइड्रोजन में। सो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू किस में ऑक्सीडाइज हो गया बच्चों, वाटर में बदल गया, ऑक्सीडाइज होकर के वाटर में बदल गया। तो ऐसे होते हैं लिखने के तरीके। और भी कुछ एग्जांपल देंगे, और कुछ एग्जांपल हम ऐसे देंगे जिसमें आप घर पर बना करके चेक करवाएंगे आप। अब ये रहा बात ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। अब आते हैं कि इसमें एक सवाल पूछा जाता है, इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों, बहुत इजीली अलग अलग तोड़ के। जैसे कि पहले तो आपसे रिएक्शन दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो आपको बताना होगा कि कॉपर ऑक्साइड, जैसे यहाँ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन गया। किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, लिखेंगे यही तरीका है। फिर आपसे पूछेगा कि नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आपसे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी नाम पूछेगा, यानी कि 4 तरह की बातें हो गई। एक तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, दूसरा रिडक्शन किसका हुआ, तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट, चौथा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको हम बता दें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब आप नाम बताएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब आप नाम बताएंगे तो ये बात ध्यान में रखना बच्चों कि जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब बात है तो जस्ट अपोजिट चलिएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताइए रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो जो जिसका रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही है। सो रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कॉपर ऑक्साइड का नाम आ जाएगा। फिर आएगा रिड्यूसिंग एजेंट, हु इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट आएगा तो जस्ट इसके अपोजिट चलेंगे आप। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। सो रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट चलता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है। यहां पर देखिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करवाया, कॉपर ऑक्साइड ने करवाया, किसे, हाइड्रोजन को। तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड कर रहा है काम, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड किया हाइड्रोजन को, बाद में वो वाटर बन गया। सो जस्ट अपोजिट ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट में होता है, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है।
तो ये बात आप ध्यान रखेंगे बच्चों, सबसे इजी वे है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका अपोजिट यानी कि रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जस्ट अपोजिट। और भी एग्जांपल एक देखते हैं, फिर आपको एग्जांपल दें। चलिए अब इस रिएक्शन में देखते हैं बच्चों, मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंबाइन किया तो मैग्नीज क्लोराइड बनता है, वाटर बना, क्लोरीन गैस। अब हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखते हैं, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको जब भी देखना है आपको रिएक्टेंट साइड से देखना है, ओके। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिएक्टेंट्स का ऑक्सीडेशन होता है। किसका रिडक्शन हुआ, रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट के रूप में, ओके। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड, जरा इस यहां पर देखो बच्चों, जरा ध्यान से देखिए यहां पे। मैग्नीज डाइऑक्साइड के बाद ये क्या बन गया, मैग्नीज क्लोराइड। क्या यहां से ऑक्सीजन गैप नहीं हुआ, मैग्नीज के साथ जो ऑक्सीजन था वो हट गया, रिमूव हो गया। तो दिस इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिख देंगे हम लोग ऊपर। अब आप बताओ बच्चों कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मैग्नीज क्लोराइड बन गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया, किसका रिडक्शन हो गया भाई साहब, यह रिडक्शन हुआ मैग्नीज डाइऑक्साइड का, किस रूप में, मैग्नीज क्लोराइड। तो हम लोग लिखेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड इज reduced to मैग्नीज क्लोराइड, ओके। मैग्नीज डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया, क्या बन गया, मैग्नीज क्लोराइड। अब जरा यहां देखते हैं HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों। तो यहां से जरा आप देखिए तो यहां पर बताइए कि ये HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था बाद में क्या बन गया, क्लोरीन। बताइए कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था लेकिन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हट गया, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हट गया। हमने आपको क्या बोला कि जो भी देखना है आपको रिएक्टेंट साइड से देखना है कि प्रोडक्ट में क्या हो रहा है। तो रिएक्टेंट साइड से हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एसिड के साथ क्या हुआ कि वो रिड्यूस हो गया, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है रिमूव हो गया। सो दिस इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अब आप बताइए कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ। तो अब आप क्या लिखेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्या, किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, क्लोरीन गैस में। ऐसे लिखते हैं बच्चों। अब रहा आपके सामने सवाल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये आपको देखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो जरा ध्यान से देखिए, हमने आपको क्या बोला था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट अपोजिट, जब एजेंट की बात होगी तो जस्ट अपोजिट, जिसका रिडक्शन हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडक्शन किसका हुआ है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट अपोजिट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, HCl का, तो HCl आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी सिंपल बच्चों। रिएक्शन में देखते हुए आप कभी भी कंफ्यूजन ना हो, कहीं आप ये ना कह दें कि सर यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है। नहीं बच्चों, इस तरीके से नहीं देखते। हम लोग जो देखेंगे, हम लोग रिएक्टेंट साइड से देखेंगे कि इस रिएक्टेंट के सात प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, इस रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट में क्या हो रहा है। जैसे कि इस रिएक्टेंट के साथ क्या हुआ है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ मैग्नीज क्लोराइड हो गया, यानी ऑक्सीजन हट गया। तो इस पर ध्यान देंगे। इस रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हट गया, क्लोरीन अलग हो गया, सिर्फ क्लोरीन रह गया। तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। और जब भी कोई ऑक्सीडाइज होता है तो रिएक्टेंट साइड का होता है, चाहे कोई भी हो।
जब भी कोई रिड्यूस होता है तो वो रिएक्टेंट साइड का होता है, और किस चीज में वो रिड्यूस हुआ या किस फॉर्म में वो ऑक्सीडाइज हुआ वो आपको मिलेगा प्रोडक्ट साइड में। जैसे कि हमने यहाँ लिखा था मैग्नीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मैग्नीज क्लोराइड, तो आपको प्रोडक्ट में मिला किस फॉर्म में रिड्यूस हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये आपका लेफ्ट साइड का था, तो ये रिएक्टेंट साइड का है, ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट साइड का होता है। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ क्लोरीन में, तो ये आपको किस चीज में वो ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ वो तो राइट साइड यानी प्रोडक्ट से पता चलेगा, मगर किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ ये रिएक्टेंट से पता चलता है, प्रोडक्ट को देखते हुए कि प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है, या हाइड्रोजन ऐड हुआ है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है प्रोडक्ट साइड में, तो उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं। तो ऐसे करके आप 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाकर दिखाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ और कौन सा नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके बच्चों, आप ये 4 इक्वेशंस देख रहे हैं। इन चारों इक्वेशंस में आपको नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड एंड नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आपको इन चारों में बताना है। बिल्कुल सही सही सोच के आराम से बना करके आप सेंड करेंगे, चेक करेंगे हमसे। तब तक के लिए धन्यवाद।